आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता परीक्षा 5 में भूगोल से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। और जो साथी हमारे हर वीडियो को देखना चाहते हैं, जो भी वीडियो मैं बनाता हूं उसका उस वीडियो का लिंक जो है मैं ग्रुप में शेयर करता हूं। तो जो साथी ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, है ना, वो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर जो है आप हाय लिख कर भेज दीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जोड़ने का कोई पैसा नहीं लगता है ना। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो भी वीडियो मैं जब भी बनाता हूं तो उसका लिंक जो है ग्रुप में शेयर कर देता हूं, तो आप आसानी से मेरी हर वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, साथ ही इसका PDF भी आपको एकदम फ्री में ही मिलेगा। तो जो लोग इच्छुक हैं, दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप पर हाय लिखकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय में कितना अंतर होता है? 5 घंटे 30 मिनट का, 6 घंटे 30 मिनट का, 4 घंटे 30 मिनट या 7 घंटे 30 मिनट। तो भारत और इंग्लैंड के बीच समय में जो अंतर है वह 5.5 घंटा का है ना, यानी 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है भारत और इंग्लैंड के समय के बीच का, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा सवाल, भारत की घड़ी का समय जिसे मानक समय कहते हैं किस रेखा से तय होता है? 80 डिग्री पूर्व देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर, 85 डिग्री पूर्व देशांतर या 90 डिग्री पूर्व देशांतर। तो भारत की घड़ी का जो समय है वो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर रेखा से जो है तय होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके सामने। तीसरा सवाल, दुनिया के सबसे बड़े देश रूस में कुल कितने टाइम जोन है यानी मानक समय है? 8, 10, 11 या 12। तो दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस, इसमें जो है टोटल कितना टाइम जोन है, मानक समय है? तो इतना बड़ा देश है रूस कि उसका टोटल 11 अलग अलग टाइम जोन है। कितना? 11 अलग अलग टाइम जोन है ना। जैसे बिहार में अभी 1 बज रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए कि अरुणाचल प्रदेश में 3 बज रहा है। ठीक है, तो बिहार का टाइम अलग है, अरुणाचल प्रदेश का टाइम अलग है, जम्मू कश्मीर कन्याकुमारी का टाइम अलग होगा, है ना। इसी तरह पूरे रसिया में जो है 11 जगह ऐसा है कि सबका टाइम अलग अलग है। ठीक है, इतना बड़ा रूस है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। चौथा सवाल, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 12 समय क्षेत्रों में, 20 समय क्षेत्रों में, 24 समय क्षेत्रों में या 15 समय क्षेत्रों में। तो टोटल 24 घंटा का एक दिन होता है ना। तो पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोग रेलवे स्टेशन पर देखिएगा, जैसे हम लोग का जो घड़ी है 1-2 से स्टार्ट होता है, फिर 12 पर ख़त्म होकर फिर 1-2 से स्टार्ट हो जाता है। लेकिन रेलवे का जो टाइम होता है 12 बजने के बाद 13 बजता है, 14, 15, 16, 17, 18 इस तरह तक 24 तक बजता है ना। तो पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? तो 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है ना। अब जैसे कि 13 बजा, तो इसका मतलब कितना बजा? 13 बजने का मतलब है 12 के बाद आता है 13 यानी 1 बजा। 14 बजा का मतलब है 2 बजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। पांचवा सवाल, भारत और इंग्लैंड के बीच समय अंतर के आधार पर इंग्लैंड के लंदन में शाम 7:30 बजे है, तो भारत में क्या समय होगा? मैंने आपको बताया था कि भारत और इंग्लैंड के बीच समय का जो अंतर है वह 5.5 घंटा का है, यानी भारत जो है इंग्लैंड से 5.5 घंटा
आगे चलता है ना, 5.5 घंटा आगे चलता है। तो कह रहा है कि इंग्लैंड के लंदन में शाम 7:30 बजे है, तो भारत में कितना समय होगा? तो 5.5 घंटा आगे है, अभी 7:30 बज रहा है कहाँ? लंदन में, ठीक है। तो भारत में कितना टाइम होगा? तो लंदन के टाइम से 5.5 घंटा आगे चलता है इंडिया का टाइम। तो 5.5 घंटा यानी 5:30, 5:30 है, ठीक है। 30 मिनट और जोड़ दिएगा, सॉरी 7:30 है, 30 मिनट और जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 8 बज जाएगा। ये तो हम सिर्फ आधा घंटा जोड़े हैं। 8 बजा, फिर 5 घंटा और जोड़ेंगे तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 1, यानी ये शाम है। तो 1 बजे क्या होगा? 1 बजे क्या होगा? रात होगा, है ना। भारत में जो समय होगा वो रात के 1 बजेगा। अगर लंदन में शाम 7:30 बजे हैं तो भारत का समय क्या होगा? तो क्या बताया मैंने आपको कि लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे चलता है किसका समय? इंडिया का समय, है ना। तो अगर आप 5.5 ऐसे करते हैं तो 0, 3, 3, 6 और 7, 5, 12, तो ये मिनट हुआ और ये आपका समय हुआ, मतलब टाइम। तो 12:60। तो 12:60 का मतलब क्या हुआ? 12 बज गया, फिर 60 मिनट जोड़िए, 60 मिनट मतलब 1 घंटा। तो 12, 1, 13 यानी 1 बज गया, है ना, ठीक है। या आप उंगली पर कर लीजिए, ठीक। तो आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, रात के 1 बजे, ठीक है। भारत में समय कितना होगा? रात के 1 बजे। अगर आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप समझे या नहीं समझे। बस इतना समझिए कि लंदन के समय से 5.5 घंटा आगे अपना भारत का समय चलता है। अगर 7:30 बजा है शाम, लंदन में जो है शाम के अगर 7:30 बज रहा है तो भारत का जो समय होगा वह 5.5 घंटा आगे यानी रात के 1 बज रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके सामने। छठा सवाल, पृथ्वी की गति को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है? पृथ्वी दो तरह से पृथ्वी की गति को जो है 1, 2, 3, 4, तो पृथ्वी की गति को जो है 2 प्रकार में विभाजित किया गया है। एक, पृथ्वी अपना अक्ष का घूर्णन करता है और एक सूर्य का परिक्रमण करता है ना। तो पृथ्वी की गति को कितने प्रकार में विभाजित किया गया? तो 2 प्रकार, एक घूर्णन और एक प्रकीर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है तो उसको घूर्णन कहते हैं, और सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसको परिक्रमण कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। 7वां सवाल, पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिक्रमण, घूर्णन, प्रदीप्ति या काल्पनिक रेखा। तो पृथ्वी की अपने अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को अभी तुरंत बताएं, घूर्णन कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और वही सूर्य की ओर चक्कर लगाएगा पृथ्वी तो उसको क्या कहेंगे? परिक्रमण। क्या कहेंगे? परिक्रमण कहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। 8वां सवाल क्या कह रहा है कि पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर होती है क्या कहलाती है? ये लीजिए आ गया वो सवाल भी। पृथ्वी का पहला गति क्या है? जो अपने अक्ष पर घूमता है उसको घूर्णन कहते हैं, और पृथ्वी का जो दूसरा गति है वो जो सूर्य के चारों ओर घूमता है तो उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जो साथी जा रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल शानदार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। 9वां सवाल, पृथ्वी के आकार के कारण एक समय में उसके कितने हिस्से पर सूर्य की रोशनी पड़ती है? पूरे हिस्से पर, आधे हिस्से पर, 1/4 हिस्से पर या 3/4 हिस्से पर? तो पृथ्वी के आकार के हिसाब से जो है एक समय में सूरज का जो रोशनी पड़ता है वो पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही पड़ता है। अगर सूरज यहाँ है, ठीक है, तो आधे हिस्से पर, पृथ्वी के आधे हिस्से पर ही जो है क्या होता है? रोशनी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए।
क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेता है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लेता है? 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा या 36 घंटा? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा लगाने में 24 घंटा, या इसको एक दिन भी कहते हैं, है ना। एक दिन में कितने घंटा होता है? 24 घंटा होता है। तो 24 घंटा का समय लेता है, या एक दिन का समय लेता है बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके सामने। 11वां प्रश्न, पृथ्वी की किस गति को दैनिक गति कहा जाता है? परिक्रमण, घूर्णन, दोलन या ज्वार भाटा? तो ये दोनों तो कोई काम का है ही नहीं। पृथ्वी की किस गति को दैनिक गति कहा जाता है? तो घूर्णन गति को दैनिक गति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। 12वां प्रश्न, पृथ्वी के घूर्णन के कारण कौन सी घटना घटित होती है? मौसम बदलना, दिन और रात का होना, वर्ष का बदलना या ज्वार भाटा का आना? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है तो कौन सी घटना घटित होती है? तो दिन और रात का होना किसके कारण होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण होता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। 13वां सवाल, अगर पृथ्वी घूर्णन न करे तो सूर्य की ओर वाले भाग में क्या होगा? पृथ्वी अगर घूमेगा ही नहीं तो जिस भाग के तरफ सूर्य होगा उस भाग में क्या होगा? ठंडा रहेगा, हमेशा दिन होगा और गर्मी पड़ेगी, हमेशा रात होगी, या जीवन सामान्य रहेगा? तो पृथ्वी अगर घूमना बंद कर दे और जिस साइड में, मान लीजिए कि ये पृथ्वी है आपका और इस साइड अगर सूर्य है, ठीक है, घूमना बंद कर दे तो इस साइड में जो आधा वाला हिस्सा होगा, इस साइड में रोशनी तो होगा लेकिन गर्मी भी खूब पड़ेगा, है ना। तो हमेशा दिन होगा और गर्मी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपके सामने। पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365.1/4 दिन, 30 दिन, 12 घंटे या 24 घंटे? तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर जो है कितने समय में पूरा करती है? तो 365 दिन। अच्छा, दिन को घंटा में अगर आप बदलिएगा, जैसे कह दे कि एक दिन बराबर कितना घंटा, तो कितना घंटा होता है? 24 घंटा होता है ना। एक दिन बराबर 24 घंटा होता है। तो क्या किए, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1 गुना 24 बराबर 24 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कह दिया जाए कि 2 दिन में कितना घंटा होगा, तो 2 को गुना कर दीजिए किससे? 24 से। तो 24 गुना 48 घंटा, ठीक है। 3 दिन बराबर, तो 3 गुना 24, तो 24 तिया 72 घंटा, ठीक है। तो इसी तरह 1/4 दिन, दिन को घंटा में बदलेंगे तो क्या करेंगे? 1/4 को दिन है ये, इसको घंटा में बदलेंगे तो 24 से गुना करेंगे, 4 6 के 24, यानी कितना घंटा? 6 घंटा, है ना, ठीक है। 1/4 दिन को आप 6 घंटा लिख सकते हैं, नहीं? बिल्कुल। तो पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्कर कितना समय में पूरा करती है? तो 365 दिन, 365 दिन 6 घंटा में, है ना। 365 दिन 6 घंटा, या तो ऑप्शन में ऐसे रहेगा या ऑप्शन में ऐसे रहेगा, ठीक है। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां सवाल, सामान्यतः एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है? 2 ऋतुओं में, 3 में, 4 में या 5 में? तो एक वर्ष को कितने ऋतुओं में बांटा जाता है? 4 ऋतुओं में बांटा जाता है। कौन कौन? गर्मी, ठीक है, बरसात, ठंडी और पतझड़ का मौसम, है ना। 4 ऋतुओं में बांटा जाता है, जिसको वसंत ऋतु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 16, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध किसकी तरफ झुका होता है? चंद्रमा की तरफ, सूर्य की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ या पृथ्वी की तरफ? तो 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है। किधर? सूर्य की तरफ, है ना, इसीलिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 17वां सवाल, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की लंबाई कैसी होती है? सबसे लंबी रात और सबसे छोटा दिन, दिन और रात बराबर होते हैं। सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात, सामान्य दिन और सामान्य रात। तो 21 जून को जो है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन और रात की जो लंबाई होती है, तो सबसे लंबा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। कब? 21 जून को। अब यहाँ पर से क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि सबसे लंबा दिन जो है कब होता है और सबसे छोटी रातें किस तारीख को? तो 21 जून को, है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने। 18वां सवाल, ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु के दौरान क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु या बसंत ऋतु? तो क्रिसमस का पर्व जो है हमारे यहाँ जो है क्रिसमस डे 25 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में किस ऋतु के दौरान क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? तो ग्रीष्म ऋतु में, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। 19वां सवाल, 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, विषुवत रेखा पर या ध्रुवीय रेखा पर? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 20वां सवाल, दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन किस कारण होता है? चंद्रमा के घूर्णन के कारण, सूर्य का घूर्णन के कारण, पृथ्वी का घूर्णन और परिक्रमण के कारण या ध्रुवीय क्षेत्र के झुकाव के कारण? तो दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन जो है पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण होता है, यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमण करता है, इसीलिए दिन और रात की लंबाई में परिवर्तन होता है। ये याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 ये रहा आपके सामने। 21वां सवाल, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे गाइड कहते हैं, डायरी कहते हैं, एटलस कहते हैं या ग्लोब कहते हैं? तो जब बहुत से मानचित्र को एक साथ रखा जाता है ना, चाहे आप लोग मानचित्र वाला किताब देखे होइएगा, कोई खरीद के लाता है तो कहता है कि हम क्या लाए हैं? हम एटलस लाए हैं, है ना। तो जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रखा जाता है तो उसे एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं? एटलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा आपके सामने। 22वां प्रश्न, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर को दर्शाने वाले मानचित्रों को क्या कहा जाता है? ऐसे मानचित्र जिसमें पर्वत, पठार, मैदान, नदियां और महासागर को दर्शाया जाता है उसको क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र या विषयगत मानचित्र? तो ऐसे मानचित्रों को जो है भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 23वां सवाल, राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र या आर्थिक मानचित्र? तो राज्यों, नगरों, शहरों, गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों की सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को
राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां सवाल। सड़क, वर्षा, वन और उद्योगों के वितरण जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र या जलवायु मानचित्र? तो सड़क, वर्षा, वन तथा उद्योगों के वितरण जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। कौन सी कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो एक होता है पूरब, एक होता है पश्चिम, एक होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, है ना। क्या कहा है? 4 मुख्य दिशाएं, यही तो मुख्य दिशाएं हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 26। बीच की 4 कौन कौन सी दिशाएं होती है? जैसे ये हो गया आपका पूरब, ये हो गया आपका पश्चिम, ये ऊपर में उत्तर और यहाँ दक्षिण। ठीक है, अब क्या कहा है कि बीच की 4 दिशाएं कौन कौन सी होती है? तो एक इस दोनों के बीच में, एक इस दोनों के बीच में, एक इस दोनों के बीच में और एक इस दोनों के बीच में, है ना। तो देखिए उत्तर और पूरब के बीच में अब हम जब भी लेंगे तो यहाँ से उत्तर और दक्षिण बोलकर ही काम करेंगे। ठीक, उत्तर और पूरब के बीच में क्या होगा? उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। ये वाला जो होगा उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा है उत्तर पूर्व, और ये दक्षिण और पूरब के बीच में है तो दक्षिण पूर्व, है ना, दक्षिण पूर्व। और ये पश्चिम और दक्षिण के बीच में है तो फिर भी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम। और ये पश्चिम और उत्तर के बीच में है तो उत्तर पश्चिम। ठीक, उत्तर पश्चिम। तो बीच की 4 दिशाएं कौन कौन सी है? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। कहाँ है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर दक्षिण। ये तो होगा नहीं। उत्तर पूर्व, पूर्व, सीधा सीधी पूर्व, बीच में तो पूर्व आता न है। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम, ये भी नहीं होगा। उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27वां सवाल। मानचित्र पर नीले रंग का प्रयोग किस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है? पर्वत को, जलाशय को, पठार को या मैदान को? तो मानचित्र पर जो है नीले रंग का प्रयोग जो है जल को दर्शाने के लिए किया जाता है, जलाशय को। ठीक है, नीला रंग का उपयोग किया जाता है मानचित्र पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 28वां सवाल। मानचित्र पर भूरा रंग किस भू आकृति को दर्शाता है? जलाशय, पठार, मैदान या पर्वत? ठीक है, मानचित्र पर जो है भूरा रंग किस भू आकृति को दर्शाता है? तो वो दर्शाता है आपका पर्वत को, है ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। याद रखिएगा, मैं खुद इसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, है ना। भूरा रंग किस भू आकृति को दर्शाता है? तो पर्वत को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 29, मानचित्र में पीला रंग का उपयोग किस प्रकार की भौगोलिक विशेषता को दिखाने के लिए किया जाता है? तो मैदान, पठार, जलाशय या पर्वत। तो पीला रंग जो है आपका पठार को जो है दर्शाने के लिए दिखाया जाता है मानचित्र में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक, अब यहां पर देख लीजिए, जैसे भूरा था, जैसे भूरा है और उसके बाद पीला है, फिर एक नीला है। तो नीला अगर रहेगा, है ना, तो ये तो आपका जलाशय हो गया। अच्छा, भूरा, सेकंड में रा है, रो है, तो पर्वत है ना, भूरा तो पर्वत, क्योंकि इसमें भी दूसरा स्थान जब हम पर्वत बोलते हैं तो सेकंड स्थान पर रो आता है, और पीला से आपका पठार हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, भूरा सेकंड स्थान पर रो आ रहा है, तो पर्वत में भी सेकंड स्थान पर रो आ रहा है। ठीक है, तो पीला रहेगा तो पठार, नीला है तो जलाशय, भूरा है तो आपका पर्वत। ठीक, चलिए, तो अभी क्या था, पीला था, तो पीला का क्या होगा, पठार हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 30 ये रहा आपके सामने। 30वां प्रश्न, मानचित्र पर हरा रंग जो है किस प्रकार के भूभाग को दर्शाता है? पठार को नहीं, जलाशय नहीं, पर्वत नहीं, मैदान को, है ना। मानचित्र पर अगर हरा रंग है, ठीक है, तो वो किसको दर्शाता है? तो वो मैदान को दर्शाता है। ठीक है, ये जो है आपका नीला, मानचित्र पर अगर नीला रंग रहेगा तो जल को दर्शाएगा। ठीक है, भूरा रहेगा तो पर्वत को दर्शाएगा, और पीला रहेगा तो पठार को दर्शाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप सक्षमता ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, है ना, तो आप 80 92 43 0290 इस नंबर पर व्हाट्सएप पर आप हाई लिख कर भेज दीजिए, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। ग्रुप में जुड़ने का कोई चार्ज है नहीं, है ना, इसीलिए आप बेझिझक जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, मैं चाहता तो चार्ज आपसे ले सकता था, लेकिन मैं ये उचित नहीं समझता हूँ, है ना। कुछ दिन बचा हुआ है, मेरी तरफ से जितना मुमकिन संभव हो सकता है मैं आपके लिए करूँगा। आप लोग भी मेहनत कीजिए, और मुझे आप लोगों से पूरा उम्मीद है कि आप लोग का मेहनत रंग लाएगा, है ना, ताकि आप लोग का जब रिजल्ट अच्छा आएगा तो आप लोग मुझे भी सराहिएगा, है ना, मुझे भी धन्यवाद दीजिएगा, और मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।